अगर मैं आपसे कहूं कि 6 पहलवान मुस्टंडे आपको मारने के लिए आ रहे हैं और आप बिल्कुल निहत्थे हैं, आप क्या करेंगे? एक समझदार व्यक्ति रिस्पॉन्स करेगा कि मैं भाग जाऊंगा, मैं अपने बचाव के लिए कहीं पर भी जाऊंगा, मैं फाइट नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा बदल दूं तो आपका फैसला बदल जाएगा। यस, कंडीशन अगर मैं ये रख दूं कि वो अब आपको नहीं, आपकी मदर को हार्म करने आ रहे हैं, अब आप नहीं भागेंगे। अब आप चाहे जो हो जाए आप लड़ेंगे और अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेंगे। इस पूरी कहानी में बदल क्या गया? आप भी वहीं थे, वो पहलवान मुस्टंडे भी वहीं थे, बदली सिर्फ आपकी मदर है। यानी कि आपके इमोशंस बदल गए, आपकी भावनाएं बदल गई कि इस सिचुएशन में अब इमोशन कुछ और है। कुछ लड़ाइयां हम ना अपनों के लिए लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं। शायद उनका लॉजिकली किसी को समझा पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यस, अब यह है तो है। यस, हमारी ज़िंदगी में हम जितने भी फैसले लेंगे और जितने भी अभी तक ले चुके हैं वो सारे हमने अपने भावनाओं और अपने इमोशंस के बलबूते पर ही लिए हैं। शादी करनी है, डाइवोर्स करना है, वो भी सारे इमोशंस ही थे। शादी करनी थी तो हाँ, कोई पार्टनर आए कि कोई कंपैटिबिलिटी हो किसी के साथ जीवन बिताएंगे, अपना सुख अपना दुख शेयर करेंगे। डाइवोर्स हुआ तो नहीं रह पा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेंटल बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हमें जॉब मिलती है तो इस कंपनी में चाहिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इससे मुझे समाज में इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, मैं इससे इनसिक्योर हूँ, इसके साथ मुझे बहुत सिक्योरिटी फील होती है। हर एक चीज़ चाहे वो छोटी हो बहुत बड़ी हो, हम दुनिया को अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, हम सारे फैसले अपने बहुत लॉजिक के साथ लेते हैं, फैक्ट्स के ऊपर लेते हैं। बट ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर इंसान अपने फैसले, अपने डिसीजन, लाइफ के बड़े बड़े फैसले भावनाओं या इमोशंस के बल पर ही लेता है। दैट इज वाई जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं उसमें चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने जितने भी ज्योतिष के वीडियो देखे होंगे, एक बात आपको समझ में आ गई होगी, चंद्रमा 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कुंडली में गया, अगर इसका विकेट उड़ गया तो आपका विकेट उड़ जाता है। और ये अगर मजबूती से मैदान में खड़ा है, छक्के चौके मार रहा है, तो आपकी लाइफ थ्राइव करती है, इंजॉयमेंट और खुशी से भर जाती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में दोस्तों हम ज्योतिष को करने का एक नया एस्पेक्ट सीखेंगे। आपने अभी तक अपनी लग्न कुंडली पढ़ी है, उसमें चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, इसकी दृष्टि उसके ऊपर, उसकी दृष्टि इसके ऊपर, ये सब आपने सुना, पढ़ा, सीखा, रिलेट भी किया। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये आपकी लग्न कुंडली के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो डेडिकेट होने वाला है कि हाउ टू रीड योर मून चार्ट, अपनी चंद्र कुंडली को कैसे पढ़ें। अब मैं इसको हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और एंड तक आपको ले जाऊंगा। और बदले में मुझे बस आपके कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए और वहां पर आपका फीडबैक चाहिए कि ज्योतिष के इस टेक्निक्स को, इन टूल्स को आप अपनी कुंडली में जब अप्लाई कर रहे थे, घर वालों की कुंडली में जब अप्लाई कर रहे थे, तो कैसा रिजल्ट आया था। ओके, तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप टाइम टू टाइम एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी को एक्सपीरियंस करते हैं, इजी लैंग्वेज में ज्योतिष सीख रहे हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आज की इस पूरे जर्नी में, इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में हमको ये समझना है कि चंद्र कुंडली को कैसे पढ़ते हैं। तो उससे पहले ये समझ जाएं कि चंद्र कुंडली होती क्या है। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर बना रखा है आपके लिए। ये होती है आपकी लग्न कुंडली। आप हॉरोकॉस्मो ऐप में जाइए, अपना बर्थ डिटेल फिल करिए और उसके बाद अपना कुंडली जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का चार्ट आ जाता है ना। इसी को हम लग्न कुंडली बोलते हैं, कुंडली बोल देते हैं, इन शॉर्ट पत्रिका भी बोलते हैं और D1 चार्ट भी बोलते हैं। तो इसके नाम अलग अलग है, राशि चार्ट, बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, पर ये है एक ही चीज। और आपकी जो मेन कुंडली है, जो हमेशा आप जब किसी को कुंडली दिखाओगे या खुद देखोगे सामने आएगी, वो यही है। अब ये कुंडली आपने देख ली, इसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर्स राशियों के नंबर होते हैं, ज़ोडिएक के नंबर होते हैं। जैसे कि 6 नंबर कन्या राशि का नंबर है, 7 नंबर तुला है, 8 नंबर वृश्चिक है, 9 नंबर आपकी धनु राशि है। ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं हर राशि का इंग्लिश और हिंदी में नाम और उसका नंबर क्या होता है। इस कुंडली में आपको हाउसेस भी दिख रहे हैं, जैसे कि हमेशा आपका, मेरा, सबका फर्स्ट हाउस यही रहने वाला है। यहाँ पे नंबर हो सकता है 7 लिखा हो, किसी का 8 लिखा हो, किसी का 6 लिखा हो, पर फर्स्ट हाउस यही रहेगा। हम इसको ऐसे कहेंगे, फर्स्ट हाउस में कन्या राशि है। ठीक है, अब हाउसेस हो चाहे राशियां हो, ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करती हैं। यानी कि अगर फर्स्ट हाउस ये है तो सेकंड हाउस ये होगा, थर्ड हाउस ये होगा, एंड सो ऑन ऐसे कुंडली आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अगर 6 नंबर यहाँ है तो 7, 8 और 9, 10 आगे ऐसी कुंडली बढ़ती जाएगी। ये हो गया। बाकी 9 प्लेनेट होते हैं, इसी को हम 12, 9, 12 कहते हैं। 12 राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं, 9 हमारे प्लेनेट है। वो प्लेनेट्स के ऊपर देखिए नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे मंगल है, केतु है, जुपिटर है, वीनस है, राहु है। और अलग अलग लोगों की कुंडली में ये अलग अलग प्लेस्ड होते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल कुंडली, ये तो हो गई आम जिंदगी। अब थोड़ी मेंटोस जिंदगी आपको दिखाता हूँ
क्या करना है आपको? आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। जैसे मेरी इस कुंडली में चंद्रमा बैठा है 12 नंबर की राशि में और 7वें घर में, 7th हाउस में। अब मुझे एक ब्लैंक चार्ट इधर बना लेना है साइड में, बगल में। वहां पर चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा था वो नंबर लिख लेना। जैसे यहाँ 12 नंबर था तो मैंने 12 लिख लिया। अब अगर मुझे 12 नंबर फर्स्ट हाउस में पता चल गया तो आगे का काउंटिंग करना मेरे लिए खुद ही आसान हो गया है। मैं आगे की राशियां अपने आप ही लिख लूंगा, किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सिंपली मैंने ये लिख लिया। ठीक, अब ये हो गया, हमें लग्न पता चल गया कि हमारी मून कुंडली का या हमारे मून चार्ट का, चंद्र कुंडली का फर्स्ट हाउस में कौन सा राशि आएगा, तो 12 नंबर आया। अब आपका ये अलग हो सकता है। अब आपका जैसे जेमिनी है, मून जेमिनी में बैठा था तो मून कुंडली में फर्स्ट हाउस में 3 लिख दीजिएगा। कैंसर में बैठा था 4 नंबर की राशि में लगन कुंडली में, तो चंद्रमा में 4 नंबर लिख दीजिएगा आगे जाके। ये हो गया। अब हमको एक एक करके प्लेनेट बैठा देने हैं। तो जैसे ये मून है ना, तो मून तो 12 नंबर में बैठा था, यहाँ पर भी 12 नंबर में आएगा। फिर 1 नंबर यहाँ खाली है, 2 भी खाली है, 3 में हम देख रहे हैं कि मार्स और केतु बैठे हुए हैं। मार्स एंड केतु ये डाल दिया हमने 3 में। 4 नंबर देखिए यहाँ भी खाली है तो यहाँ भी खाली रहेगा। 5 नंबर यहाँ पे मरकुरी और सन है तो यहाँ पर भी मरकुरी और सन लिख दिया हमने। सो और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि प्लेनेट किस राशि में बैठा है, उसको उसी रिस्पेक्टिव राशि में यहाँ पर हम फिल कर देंगे। जैसे राहु यहाँ पे 9 नंबर में था तो राहु यहाँ पर भी 9 नंबर में आएगा। और यहाँ पे सैटर्न आपके 10 नंबर में था तो यहाँ पे सैटर्न 10 नंबर में आएगा। बधाई हो, आज आपने अपनी चंद्र कुंडली 2 मिनट के अंदर बना ली। ठीक है, यही है मून कुंडली। अब इसी को पढ़ा जाएगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि पंडित जी फिर ये डिफरेंट कैसे है, और क्या फर्स्ट हाउस जो लग्न कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहा है वही हमारे मून कुंडली में भी रिप्रेजेंट करेगा? तो मेरा आंसर होगा कि यही तो गलती है जो आमतौर पे होती है। चंद्र कुंडली को पढ़ने का तरीका चंद्र कुंडली के हिसाब से होगा, जब आप लग्न कुंडली को पढ़ रहे हैं उसका तरीका उसके हिसाब से होगा। अब लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस आपकी मनी को रिप्रेजेंट करता है। लग्न कुंडली मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आमतौर पे अभी तक आप वीडियो देखते चले आए थे। लग्न कुंडली में जो 9th हाउस है वो आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, आपके फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब मून कुंडली में जो 9th हाउस है वो आपकी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप किन चीज़ों से सिक्योर फील करते हैं और किन चीज़ों से आप इनसिक्योर फील करते हैं। तो देखिए हाउसेस के आयाम कुछ हद तक बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, एक कुंडली दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने हर हाउस में क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखा हुआ है। याद रखिए ये आपकी लग्न कुंडली नहीं है, ये आपका चंद्र कुंडली है। तो दैट इज वाई चंद्र कुंडली जहाँ की, यानी कि हम सब की चंद्र कुंडली में एक बात कॉमन है कि सबका मून फर्स्ट हाउस में मिलेगा। वो बनाया ही इसी बेसिस पर गया है। ठीक है, तो अब चंद्र कुंडली का फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं और आप कॉज ऑफ टॉर्मेंट यानी कि आपको कौन सी चीजें व्यथित करती हैं या आपकी परेशानी का क्या कारक है, ये चंद्र कुंडली का पहला हाउस बताएगा। दूसरा हाउस बताएगा फ्रेंड्स एंड कलीग्स, यानी कि कौन से लोग आपको सपोर्ट करेंगे लाइफ में, करेंगे भी कि नहीं करेंगे। कौन से लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में, अपने जॉब में, अपने करियर में, कलीग्स वहीं पे तो मिलेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ में दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका चंद्रमा से दूसरा घर बताएगा। और चंद्रमा से 12वां घर यानी कि ये देखिए 12th हाउस, ये बताएगा आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, फैमिली सपोर्ट के बारे में। इसी तरह से चंद्रमा से तीसरा घर बता रहा है कि आपके जीवन का सेटिस्फैक्शन कहाँ छुपा हुआ है, क्या करने से आएगा, किन देवी देवताओं के मंत्र पढ़ने से वो आएगा। इसी तरह से चंद्रमा का 11th हाउस बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप कितना फुलफिल फील करेंगे और कितनी इच्छाओं की, डिजायर की फुलफिलमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कुंडली देखिए, आप में से जिसके चंद्रमा के 11वें घर में यानी मून कुंडली के 11वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर जुपिटर वहां पे बैठा है तो हर एक डिजायर जो आप अपने मन में लाएंगे वो एक दिन जरूर पूरा होगा और जल्दी पूरा होगा। अगर आप चंद्रमा के 11th हाउस में जुपिटर देख रहे हैं जो कि मून कुंडली के लिए फुलफिलमेंट का हाउस है और वहां पे जुपिटर बैठा हुआ है, यानी कि आपकी लाइफ में गुरुओं का, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जब तक आप उनके टच में रहेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं, डिजायर टाइम से पूरे हो जा रहे हैं। आपका शादी टाइम से हो रहा है अगर डिजायर है उसका, आपके बच्चे जैसे आपको डिजायर है वैसे हो रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक पोजीशन। बट क्या ये इतना अच्छा है? ऑफ कोर्स ये इतना अच्छा है, पर क्या होता है ना कि जुपिटर तो बैठा था, बगल में राहु बैठे थे उसके साथ, तो वहां मामला खराब हो जाता है। जुपिटर तो बैठा था पर वहां पर मेलेफिक सैटर्न, केतु भी बैठे थे 11th हाउस में, तो अब आपको मिक्स रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। बट अगर जुपिटर अलोन है अब और या फिर वीनस के साथ है, वेरी गुड। अगर आप देखें आपकी मून कुंडली में 11th हाउस में शुक्र बैठे हैं या शुक्र बैठे भी नहीं है, शुक्र की राशि है 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है। चंद्रमा से आपने देखा, जैसे ये मून कुंडली हमने बनाई थी ना,
यहां पर हमने देखा तो 11th हाउस ये होता है, यहां पे हमने देखा कि लेट्स सपोज वीनस बैठा था या वीनस ना बैठा था, 2 नंबर या 7 नंबर का राशि लिखा था वहां पे, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले इसके डिजायर फुलफिलमेंट आफ्टर मीटिंग ए स्पाउस होगा, यानी स्पाउस शादी के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी। मैरिज इसके लिए एक बहुत ऑस्पिशियस इवेंट होगा जो कि इसकी इच्छा या डिजायर को पूरा करेगा। अगर वहां वीनस नहीं बैठा था तो 2 नंबर 7 नंबर भी लिखा है या वीनस है, तब भी आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि इसकी जीवन में जो महिलाएं हैं, जो फीमेल पार्टनर्स हैं इसकी, चाहे वो कलीग हो, चाहे वो इनकी मैनेजर हो, चाहे इनकी वाइफ हो, दीदी हो, माता जी हो, उनके सहयोग बहुत मिला, उनकी वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से डिज़ायर पूरे हुए, डिज़ायर फुलफिल हुए आपके। तो ऐसे हमें अब मून कुंडली को देखना है ना इंटरेस्टिंग। तो एक बार आप ये अगर चार्ट देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि चंद्र कुंडली में हर एक हाउस रिप्रेजेंट क्या करता है। ये बहुत ज़्यादा तो लग्न कुंडली से डिफरेंट नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हमको चलना, ये देखकर चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद हम इस पर डीप डाइव करेंगे आगे चलकर। अगर मैं कहूँ कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में इनसिक्योर किन किन चीज़ों को लेकर होगा या किसकी वजह से होगा, तो हमको आपकी चंद्र कुंडली में 9th हाउस देखना है। जैसे मैंने ये चंद्र कुंडली बनाई थी, अब यहाँ पर 9th हाउस हमने देखा तो देखिए बिल्कुल खाली है, वेकेंट है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा किसी चीज़ से नहीं होगा, नो, जब हाउस खाली हो जाएगा तब आप देखेंगे कि 8 नंबर का मालिक कौन है। ये देखिए, ये वाला चार्ट लगा लीजिए। अगर आपको राशियों के मालिक या लॉर्ड नहीं याद है तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 8 नंबर के मालिक कौन है, मंगल देव हैं। अब मंगल गए यहाँ पर, मार्स, ये इस जीवन में सबसे ज्यादा इनसिक्योर अपने सिबलिंग्स की वजह से होगा, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट सिबलिंग्स। अब हमें इसकी कुंडली में एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि मंगल इसकी लगन कुंडली में कहाँ पर मालिक बनता है, तो आप देखेंगे कि अनसर्टेनिटी 8वें घर का है और 3रे घर का है, फिर से सिबलिंग। तो ये अपनी सिबलिंग की वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर रहने वाला है। मंगल दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड्स की वजह से, फ्रेंड सर्कल की वजह से ये इनसिक्योर रहने वाला है। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खरीद पाना ना खरीद पाना, उनकी चिंताओं की वजह से इनसिक्योर रहने वाला है। 8वें घर का भी मंगल क्योंकि लॉर्ड है D1 में, तो ये लाइफ में हमेशा घबराता रहेगा, कल को कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कल को कुछ जो अभी तक बनाया है वो चला तो नहीं जाएगा, ये जॉब रहेगी ना मेरे पास, ये बिजनेस ऐसा चलता रहेगा ना। ये इनसिक्योरिटी थ्रू आउट द लाइफ इसकी चलने वाली है। अब अगर इसको इसी से निजात चाहिए, इसी से मुक्ति चाहिए, तो स्क्रीन पे दिख रहा है ये मंगल का मंत्र, इसको डेली चैंट करना चाहिए, ये इसकी रेमेडी हो जाती है। यस, ये इतना ही सिंपल है। 1-2 बार और करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं ये टॉपिक्स को दोबारा टच करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन अभी मैं बस आपको ग्लिम्स दे रहा था कि मून चार्ट को पढ़ना कैसे है। यहां तक अगर हम सब ओके हैं तो एक बार यस लिख दीजिएगा चैट में कि यस यहां तक ओके। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, वापस से आते हैं अपनी मून कुंडली पे। तो हमने मून कुंडली बनाना सीख लिया, चंद्र कुंडली बनाना सीख लिया, हमने ये समझ लिया कि चंद्र कुंडली के हर हाउस हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है लगन कुंडली से, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब एक एक कर मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो दोस्तों, अपना मून चार्ट कैसे पढ़ें, ये 3 चीजें आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा कर जाऊं। सबसे पहले कि आपकी इनसिक्योरिटी कहां पर है, आप किन चीज़ों से सिक्योर फील करेंगे। दूसरा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके करियर में बदलाव कब आएगा, किस तरह के करियर में बिहेव कर आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तीसरा, मैं कोशिश करूंगा कि खुशी कब मिलेगी। इन क्वेश्चंस के आंसर आज हम चंद्र कुंडली से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसके आगे का भी पार्ट बनाऊंगा आपके लिए। बट आज के लिए, क्योंकि हम पहली बार इसको कर रहे हैं अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, और आप भी शायद पहली बार देख रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारी प्लेसमेंट और वहां पे बैठे प्लैनेट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले हम आएंगे चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। यस, देखिए, चंद्रमा इमोशंस का कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा आप जितने भी इमोशनल डिसीजन लेंगे लाइफ में उसका कारक है। इसीलिए कुंडली में चंद्रमा जहां बैठ जाता है उसको हम कहते हैं ये आपकी चंद्र राशि है, ये आपका ज़ोडिएक साइन है, ये आपकी राशि है। तो अब आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, कुछ भी हो सकती है 12 नंबर में से। अब इससे ये पता चलता है कि व्हाट यू वांट, आपके इमोशन सबसे ज्यादा कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जिसका चंद्रमा 1 नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि मेष राशि है आपकी, अब ऐसे लोग अपनी लाइफ में हमेशा नई चीजों की शुरुआत करते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं। सेल्फ व्यू है ना, याद रखिए, चंद्रमा जहां बैठा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ व्यू।
आप खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। तो अगर मंगल की राशि में बैठा हुआ है तो आप एक्शन लेते हुए, कुछ एग्जीक्यूट करते हुए, कुछ बिजी रहते हुए, कुछ बड़ा करते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं। जो लेजी लेथार्जिक लोग हैं, जो जीवन में बहुत मोटिवेट नहीं, या तो उनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके अंदर एक अलग जगाना चाहते हैं और सबके साथ मिलकर किसी एक्शन, किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। मंगल जैसा स्वभाव है। इवन अगर 8 नंबर राशि में भी बैठा हुआ है ना, तो भी मंगल का ही स्वभाव आपको देगा। ये सारी बातें आप तब भी मुझसे रिलेट करेंगे, बस 8 नंबर में कुछ चीजें और बदल जाएंगी। ये व्यक्ति ये सब तो चाहता ही है जो अभी मैंने बोला। 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा की बैठने की वजह से ये व्यक्ति जीवन में बहुत सारे लोगों के रहस्य पता करेगा। लोग खुद ही आकर इसको बता देंगे। आप देखिए, आपने से जिसकी वृश्चिक राशि है, यही होता है आपके साथ। लोग अपना दुखड़ा सुनाने आते हैं और अपना कि भाई यार वो 2 चला रहे हैं एक साथ, बताना मत किसी को। ये अपना रहस्य भी आपको बताकर चले जाते हैं। अब ये रहस्य आपको अपने, अच्छा ये लोग रखते भी हैं सीक्रेट्स अपने, इसीलिए आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों को, बहुत लोगों की बहुत कुछ बातें पता चलती है पर ये कहते नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए। ये दोनों बातें हैं। तो मंगल मिला तो ये एटीट्यूड होगा। अब अगर आप अपनी कुंडली में देखें और चंद्रमा आपको 2 नंबर या 7 नंबर की राशि में मिल जाए, तो 2 और 7 नंबर ये शुक्र का है। अब ये लोग सुंदर बनना चाहते हैं, ये लोग खूबसूरत, अपने आप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। आप देखिएगा, हर कोई सुंदर लगना चाहता है, पर इनका थोड़ा सा ज़्यादा है। ये अपने लिए जो फेशियल रूटीन है, जो बालों की केयर है, जो नाइट रूटीन है, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। अपने आप को शीशे में बार बार निहारना, बार बार देखना, अपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा सोच कर चूज करना कि मैं क्या पहनूंगा, कैसा दिखूंगा, कैसा लुक होगा मेरा। ठीक है। साथ ही साथ अगर 2 नंबर है या 7 नंबर है, ये शुक्र का नंबर है। शुक्र ब्रिलियंस को रिप्रेजेंट करता है। यू गाइज, यू पीपल आर वेरी ब्रिलियंट ऑल्सो। आप बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं। आपको जीवन में कोई सिखाने वाला मिले ना मिले, आप खुद ही रास्ता बना के चीजों को सीख जाएंगे। और अगर वीनस मिल गया, यानी वीनस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ गुरु और टीचर, तो अगर कोई मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिला तो ये लोग खुद ही कर लेते हैं, खुद ही सीख लेते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। तो खूबसूरती चाहिए, ब्यूटीफाई करना है खुद को, ब्रिलियंट है, चीजें जल्दी सीख जाते हैं। टीचर मिले ना मिले, अपना रास्ता खुद ही निकाल देंगे। वेल्थ एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा इनको बात करते समय, या बात करें ना करें, पैसा चाहिए। सेल्फ व्यू, खुद को कैसे देख रहे हैं, आपकी राशि बता रही है। चंद्रमा जहां बैठा हो बता रहा आप खुद को कैसे देख रहे हैं। वहीं पर अगर 3 नंबर या 6 नंबर हो, विच इज मरकुरी, जो मरकुरी का साइन है, मरकुरी का राशि है, तो अब ये लोग अपने आप को व्यापार करते हुए, बिजनेस करते हुए, कोई बिजनेस की कॉम्प्लेक्स चीज को सॉल्व करते हुए, लोगों से दोस्ती करते हुए, एक मतलब हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर को आगे लाते हुए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए कंटिन्यूअस किसी तरह का कोर्स कर रहे हैं। कभी फोटोग्राफी सीख रहे हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, कभी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं और बात कर रहे हैं, वोकल हो रहे हैं। ये है अगर आप जेमिनी हैं या फिर आप वर्गो हैं। वर्गो हैं तो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होंगी। अब आप क्रिटिकली एनालाइज भी कर पा रहे हैं चीजों को, जो चीजें कही नहीं जा रही हैं उन बिटवीन द लाइंस भी रीड कर पा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। ये है अगर मरकुरी का साइन मिला है आपको। अगर आप चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर है, तो यस यू आर इमोशनल, यू आर मतलब फैमिली इज एवरीथिंग, फैमिली एटमॉस्फेयर इज एवरीथिंग। शादी करना ही सब कुछ है। हो सकता है कई सारे लोगों का हो कि मैं अपनी मैरिड लाइफ को बहुत बेहतर बनाऊंगा, मैं अपना घर खुद बनाऊंगा, उस घर में अपनी वाइफ, अपने बच्चों को रखूंगा, उनको बहुत अच्छी, यही जीवन का पूरा कोर है या सेंटर है। और सारे एफर्ट्स इसी एक एम्बिशन को, या आप अपने आप को ऐसा देखते हैं एज अ फैमिली मैन और जो फैमिली के लिए समर्पित है, कुछ इस तरह से। प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इनको शौक होगा, नहीं है तो आ जाएगा 28 साल के बाद, और आप जमीन लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, ये कहीं ना कहीं एक आपका मोटिवेशन होने वाला है। वहीं पर अगर आपका चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है तो ये रॉयल साइन है, तो आपकी लाइफस्टाइल रॉयल होनी चाहिए। यू सी योरसेल्फ एज अ किंग और क्वीन या प्रिंस, प्रिंसेस की तरह आप अपने आप को देखते हैं। आपकी हैबिट्स, आपके कपड़ों की चॉइसेस, आपकी बात करने का तरीका, आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही होता है कि आई वांट टू फील रॉयल, मैं थोड़ा किंगली फील करना चाहता हूँ या क्वीन फील करना चाहती हूँ मैं, इस तरह का आपका नेचर होगा। वहीं पर अगर हम देखें 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा हुआ विच इज जुपिटर साइन, आप अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की तरह, जिसके पास विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, जो दूसरों की भलाई करना चाहता है, ब्लेस करता है। कोई मदद मांगने आएगा तो वो मदद भी करेगा। और बुक्स रखने का शौक, बुक्स लाइब्रेरी बनाने का घर में शौक, ये 9 और 12 नंबर से मिलेगा। 12 नंबर मीन राशि से आप ना ऐसा फील करेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इन सारी जिम्मेदारियों को मुझे खत्म करना है, फिर मैं इस दुनिया से जाऊंगा, क्योंकि वो मोक्ष की राशि है। तो अगर आपकी मीन राशि है, आप अपनी फैमिली, अपने वर्क के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार महसूस करेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यही पे आपकी जिंदगी जाने वाली है।
इसी तरह से अगर 9 नंबर सेजिटेरियस है तो यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिचुअल्स, वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मुझे ये काम करना है तो सारे नियम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। धार्मिक है, धर्म से चलने वाले व्यक्ति हैं आप, और आप अपने आप को एटलीस्ट ऐसा देखते हैं, दुनिया आपको चाहे जैसा देख रही हो। वहीं पर अगर 10 या 11 नंबर की राशि, अब ये दोनों शनि की राशियां हैं, तो कुछ कॉमन ट्रेड्स आपको इन दोनों में मिलेंगे। सबसे पहला तो एक भाव रहना कि यार जिंदगी में जो होता है काम करके होता है, कर्म करने से होता है, मेहनत करूंगा तो वो भी हासिल कर लूंगा, मेहनत करूंगा वो भी हासिल कर लूंगा। मकर राशि है या कुंभ राशि है, आप देखिएगा कि ये लोग ना जब भी डाउन होते हैं ना तो बहुत डिप्रेस होना ऐसी इस सिचुएशन में नहीं जाते, क्योंकि इनको लगता है, बार बार ये लगता है कि अगर मैं काम करना शुरू करूंगा तो मैं इसको ओवरकम कर लूंगा। यही तो शनि का कोर है कि हार्डवर्क से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मकर हो या कुंभ राशि हो, यानी चंद्रमा आपके 10 या 11 में बैठे हो, इनमें ऐसा एटीट्यूड तो कॉमन मिलेगा। लेकिन कुंभ राशि में एक चीज आपको और डिफरेंट मिलेगी कि ये लोग, जब लोग क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, मेरे आसपास के सर्कल क्या चाहते हैं, वो काम करने की भी कोशिश करते हैं। और जब ये वो करते हैं तो इनको नाम मिलता है, इनको सफलता मिलती है, इनको फेम मिलने लग जाता है। एयर एलिमेंट की राशि है ना कर्क राशि, तो इनको अपने विचारों को दूसरों तक कम्युनिकेट करने की आदत होती है। और एटलीस्ट ये अपने आप को ऐसे देखते हैं कि मैंने कुछ सीख कर आया, मैं कुछ समझ गया, अब मैं इसको कम्युनिकेट करूंगा, दुनिया को सिखाऊंगा या समझाऊंगा। तो ये है बस चंद्रमा कहाँ बैठा है, यानी कि आपके चंद्र चार्ट को, मून कुंडली को अगर हम देखें तो मून कुंडली के फर्स्ट हाउस में आपकी राशि क्या थी, हम इसकी बात कर रहे थे अभी तक, सेल्फ व्यू। अब जरा हम देखते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया और दिखाया कि मून कुंडली का जो सेकेंड हाउस है, विच इज द सेकेंड हाउस ऑफ योर मून चार्ट, ये है आपकी लाइफ का सपोर्ट। आपको सपोर्ट कहाँ से चाहिए या फिर आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। अब इसके लिए थोड़े से 2 नए टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक है अनफा योग और एक है सुनफा योग। ठीक है, अनफा मतलब चंद्रमा से 12वां घर देखना है, सुनफा मतलब चंद्रमा से दूसरा घर देखना है। तो अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है चंद्रमा से 12वां, आपने अपनी मून कुंडली खोली, चंद्रमा से 12वां घर यही हो जाएगा। मून कुंडली में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो हम कहेंगे यस, इन योर चार्ट अनफा योग इज प्रेजेंट। करेगा क्या वो बाद में समझेंगे, पर अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो ये योग तो बन गया आपकी लाइफ में। ठीक, नहीं बैठा है तो ये योग आपकी लाइफ में नहीं बना, ये मिसिंग है आपकी लाइफ से। आप चंद्रमा से दूसरे घर में देखिए, यानी कि चंद्र कुंडली का सेकंड हाउस देखिए, अगर यहां पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि सुनफा योग इज प्रेजेंट इन योर हॉरोस्कोप, इन योर मून चार्ट। करता क्या है वो बाद में समझेंगे, पर प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये आप ऐसे देखेंगे। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अनफा योग और सुनफा योग करते क्या है। तो आप समझ गए कि अगर आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली में चंद्रमा से 12वें में कोई प्लेनेट है तो योग बन गया। ठीक है, कौन सा योग? अनफा योग। क्या करता है मैं बताता हूं। मून के अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो योग बन गया कौन सा योग? सुनफा योग। क्या करता है अभी बताएंगे, लेकिन अब इसमें कैच भी पकड़ लो आप। ज्योतिष ऐसा ही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ठीक है, कई सारे यहाँ पर रूल्स हैं। हमें राहु, केतु और सूर्य को कंसीडर ही नहीं करना है। यानी कि अगर आपके मून से 12th हाउस में सन, राहु या केतु हैं तो हम कहेंगे कि भैया तुम्हारा कोई योग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर सन है पर सैटर्न भी है तो सन की वजह से तो नहीं, सैटर्न की वजह से आपका अनफा योग बना। सेम हियर, अगर यहाँ पे केतु है, सैटर्न है तो केतु की वजह से तो नहीं, बट सैटर्न की वजह से आपका सुनफा योग बन गया। अब ये करेंगे क्या? तो सन के राहु केतु को हटा दीजिए, बाकी के जो प्लेनेट बचे आपके 4 तो यहीं चले गए, मून से तो देखना है, और 9 होते हैं, 4 गए, 5 प्लेनेट ही आप देख पाओगे, मून से 12वें में और मून से सेकंड में। अब क्या होगा देखिए, एक वो गेम खेला जाता है ना ट्रस्ट का, विश्वास का, कि आप अपने पार्टनर पे कितना विश्वास करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप इधर खड़े हो जाओ, आपके पीठ के पीछे आपका पार्टनर खड़ा होगा जो कि आप देख नहीं पाओगे, और आप ऐसे गिरो, वो आपको होल्ड करेगा। अब ये बड़ा डर लगता है कि करेगा भी कि छोड़ देगा, सर पे चोट तो नहीं लग जाएगी। ये ट्रस्ट का एक एक्सरसाइज होता है। आप कितना विश्वास करते हैं, ये ट्रस्ट कितना करते हैं सामने वाले पे, उसका एक्सरसाइज होता है। तो हम पीछे गिर रहे हैं, चंद्रमा से पीछे ही आता है 12वां घर, और वो है आप जब गिरोगे तो आपको पकड़ने के लिए कौन आएगा, आपको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? आमतौर पे वो परिवार वाले होते हैं, फैमिली होती है। इसीलिए आप देखोगे चंद्र कुंडली का जो 12वां घर है वो आपका सपोर्ट सिस्टम, पिलर आपका फैमिली लिखा गया है। बट वो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी चंद्र कुंडली में 12वें पे कौन बैठा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है तो आपके टीचर मेंटर आने वाले हैं आपको प्रोटेक्ट करने, आपको संभालने, आपको सिक्योर करने के लिए, या फिर आपकी खुद की नॉलेज ही जब आप गिर रहे होगे
तो आपको सपोर्ट करेगी। अगर वहाँ वीनस बैठा है तो ये स्पाउस है या फिर फीमेल फ्रेंड्स है या फिर इन जनरल महिलाएं हैं। आप जब गिर रहे होगे तो आपको फीमेल्स, आपकी महिलाएं, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनसे बात कर कर आपको अच्छा फील होगा और आप आगे बढ़ोगे। अगर ये मरकुरी है तो आपका बचाया गया पैसा, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपकी सिस्टर डॉटर, ये आपकी जो बेटी है या फिर आपका जो मौसी है, मौसी यूजुअली इंडिया में कम देखा जाता है, बट सिस्टर डॉटर को आप लगा सकते हो मरकुरी, या फिर आपका बिजनेस आएगा आपको बचाने के लिए। वहीं पर अगर सैटर्न है तो कोई नहीं आएगा, शनि है तो कोई नहीं आएगा। आप जब गिर रहे होगे तो आपको खुद को ही बचाना पड़ेगा, यस, विद योर हार्ड वर्क। और इसलिए और सैटर्न का आना बड़ा अच्छी बात इसलिए भी मानी जाती है कि आपका मेंटल एटीट्यूड इतना, माइंडसेट इतना टफ बना देता है वो, कि जो होगा देखेंगे, कर लेंगे, संभाल लेंगे, सेल आउट कर जाएंगे। मंगल अगर वहां पे बैठा है तो भाई आएंगे, दोस्त आएंगे बचाने आपके लिए, और आपके एक्शंस आएंगे आपको प्रोटेक्ट करने। जब आप गिर रहे होगे इस तरह तो आपको प्रोटेक्ट करने, बचाने। और जब इन ग्रहों की दशा चलेगी तभी सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है इन जनरल सोसाइटी से। तो ये हो गया अनफा योग अगर आपका है। अब सुनफा योग की बात करते हैं, चंद्रमा से दूसरा घर। चंद्रमा से दूसरा घर कह रहा है कि फ्रेंड्स, कलीग या सपोर्ट कौन करेगा हमको। तो बस सेम जैसे हमने अनफा में सीखा था, सुनफा में भी यही होने वाला है। सैटर्न आ गया तो आप खुद, आपके कर्म, आपकी काम करने की स्किल्स ही सपोर्ट करेंगे और कोई नहीं करने वाला। अगर चंद्रमा से सेकंड हाउस में जुपिटर है, योर नॉलेज एंड योर टीचर, योर मेंटर, योर गाइड, वही आने वाले हैं। वीनस में स्पाउस आएगा, मरकुरी में बिजनेस और आपके फ्रेंड्स, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और आपके बिजनेस एप्टीट्यूड एंड जो आपकी कन्वर्सेशन करने की स्किल है, आपकी स्पीच है, जो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है जिन चीज़ों को, वो आएंगे आपको प्रोटेक्ट करने, बचाने। लाइक वाइज सब होने वाला है। तो ये हो गई मून से 12th और सेकंड की बात। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी चंद्र कुंडली का। आपके चंद्रमा से नवे स्थान पर क्या है या कौन है। 9th फ्रॉम मून, ये हाउस बताता है कि आपको सिक्योरिटी और सुकून कहाँ से मिलेगा। जब तक ये नहीं मिलता मन में ना बेचैनी सी रहेगी। आप जीवन में जितनी पूजा कर रहे हो ना, जितनी प्रेयर कर रहे हो, जितनी उम्मीद लगा कर बैठे हो, सब डिपेंड करता है इस हाउस में, क्योंकि यही देगा आपको या तो नहीं देगा। और अगर दे दिया तो पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं दिया तो वो चलता रहेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब इस हाउस की चीजें आपको मिल जाती हैं, जीवन में शांति और सुकून आता है। कैसे पता करें, अपने 9th फ्रॉम मून के लॉर्ड को देखना है आपको। वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा प्लेनेट है। अब हर प्लेनेट का मतलब अलग अलग होगा, तो सबसे पहले चेक कैसे करना है। देखिए, ये बनाई थी आपने अपनी चंद्र कुंडली आज, यहाँ से 9th पे हम गए तो 9th पे हमको यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में मंगल मिल रहे हैं। 8 नंबर के मालिक मंगल होते हैं। तो बस मालिक देख रहे हैं वहाँ कौन बैठा, अभी फिलहाल के लिए उसको नहीं देखेंगे, बस मालिक को देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर सूर्य है, 5 नंबर लिखा था 9th फ्रॉम मून, और सूर्य मालिक हो गए या सूर्य बैठे हुए थे वहां पर, दोनों चीजों में देख लीजिए। आपकी सिक्योरिटी फादर से जुड़ी हुई है। जब तक फादर का कंट्रोल ज्यादा है, बेचैनी आपकी बनी रहेगी। जैसे ही ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, सुकून आएगा। आपकी इनसिक्योरिटी हायर पोजीशन पे बैठे गए लोगों से है, आपके बॉस से है, आपके सीनियर ऑफिशियल या सीनियर मैनेजमेंट से, क्योंकि सूर्य इन्हीं सब चीजों को दिखाता है। आपकी इनसिक्योरिटी आप गवर्नमेंट के साथ है, सरकारी काम, सरकारी अधिकारियों के साथ है। जब तक उन पे बैलेंस नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। अगर यहाँ के लॉर्ड मान लेते हैं 4 नंबर लिखा, चंद्रमा खुद यहाँ का मालिक हो जाता है, तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली, चंद्रमा लगन में बैठे थे, तो 9वें घर में आपके चंद्रमा की राशि आती है। तो अगर 9th फ्रॉम मून पे आपको 4 नंबर लिखा मिल जाए, मून तो नहीं मिलेगा लिखा हुआ, 4 नंबर लिखा हुआ मिल जाए, तो आपकी सिक्योरिटी मम्मी या घर से जुड़ी हुई है। अपना घर, अपनी जगह, यही आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल फील कराता है। अगर यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं तो भाई बहन या अपनी मेहनत से आपकी सिक्योरिटी आएगी, खुद के एफर्ट से चीज़ें बनेंगी। और अगर यहाँ के लॉर्ड बुध हैं, मरकुरी हैं, तो सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा पढ़ने, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर करने से आएगी। जितना इसको सीखेंगे उतना जीवन में आप स्टेबल, सहज महसूस करेंगे, नहीं तो हमेशा असहज महसूस करते रहेंगे। अगर आपने मून से 9th लॉर्ड को देखा, कौन है मून से 9th लॉर्ड, और जुपिटर निकल कर आए, तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं जब आप किसी टीचर, मेंटर, गाइड या फिर ज्ञान के आसपास होते हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे उतना इनके जीवन में सहजता आती जाएगी, शांति और सुकून आता चला जाएगा, उतने ये इनसिक्योर होना कम कर देंगे। अगर यहाँ पर आपने चंद्रमा से देखा, चंद्रमा से 9th हाउस में आपने देखा 2 या 7 नंबर लिखा हुआ था, तो शुक्र हो गए आपके 9th हाउस के, यानी चंद्रमा से जो 9th हाउस आपने गिना था उसके मालिक। अब शुक्र मालिक है तो आपकी सिक्योरिटी, मैरिज, पार्टनर, इनसे आएगी। स्पाउस ही लाइफ का सबसे बड़ा एसेट बनेगा। अगर शनि बन गए तो सिक्योरिटी आने में टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम तक आप इनस्टेबल फील करेंगे, लंबे समय तक आपको पेशेंस या धैर्य रखना पड़ेगा, और फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ में नहीं फील करेंगे। आफ्टर दी सम एज आप इसको सिक्योरिटी फील कर पाएंगे। और ये है, अगर आप अपने 9th हाउस को देखें,
चंद्रमा से देखना है ये 9th हाउस, और कहीं से नहीं देखना है। अब ये तो हो गई बेसिक बात। अब इसी को थोड़ा और एडवांस बना देते हैं। हमने देखा 9th फ्रॉम मून, ओके वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। 9th फ्रॉम मून देखा तो घूम फिर के यहाँ पहुंचे, हमने पता कर लिया कि ओके मंगल इस कुंडली में लॉर्ड बन गए। अब हमको ये मंगल जरा देखना है कि लग्न कुंडली में क्या कर रहा है, ठीक है, लग्न कुंडली में इसका क्या हिस्सा है, या फिर इसकी इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो लग्न कुंडली में हमने कहा कि 3rd हाउस, इसकी सिक्योरिटी, इसके जीवन में भाई का या सिबलिंग का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कम स्किल्स आती हैं, इसके पास स्किल्स की कमी है, ठीक है, और क्योंकि ये या तो इंग्लिश नहीं बोल पाता उसकी है, या इस बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है पर करना कुछ टेक्निकल चाह रहा है, किसी ना किसी चीज़ की स्किल की कमी है, ऐसा ये फील करेगा, ठीक है, और वहाँ से इसकी इनसिक्योरिटी आएगी। और मंगल ये 8वें घर के हैं, तो मुझे 8वें घर की चीज़ों की तरफ यानी वही अनसर्टेनिटी की तरफ से भी इसकी इनसिक्योरिटी आएगी। अब इसको सिक्योर कैसे फील कराया जाए, इन्हीं हाउसेस के काम करने हैं, सीखना पड़ेगा इन चीज़ों को, या तो रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी है तो मंगल का आप बीज मंत्र बोलना शुरू कर सकते हैं, स्क्रीन के सामने आपने वो देख ही लिया है। मैं सारे प्लैनेट्स का लगा दूंगा, अच्छा इवन अभी लगा देता हूँ। ये है वो सारे बीज मंत्र जो कि आपको पढ़ने चाहिए उस लॉर्ड के जो कि आपके चंद्रमा से 9वें घर का मालिक बनता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत क्विकली रिजल्ट देगी ये रेमेडी आपको, और मजा आएगा आपको, आप ज़्यादा सहज और ज़्यादा पीसफुल करेंगे। 10-11 दिन करके देखिए और लौट कर आइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आप ज़्यादा सहज और ज़्यादा ईजी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे देते हैं। अगर तीसरा है तो भाई तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी, बदमाशी मत करो, सीखो, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती, सीखा जा सकता है। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं आती और आप वो करना चाहते हैं, सीखा जा सकता है। शेयर मार्केट करना वो भी सीखा जा सकता है, भले हर किसी को अपना अपना टाइम लगेगा पर सीख सकते हो। थोड़ा ट्रैवल करके आओ, थोड़ी यात्रा करो, 3rd हाउस में ट्रैवल आता है, ठीक है। अपने भाई अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी बातें करो, उनके काम करने के तरीके को समझो, उन पे थोपो मत कुछ चीज़, और फिर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बढ़ाओ। ये है प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आप करेंगे। 8वें घर में अगर है तो मैं बोलूँगा कि ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष का काम भी आपको सूट कर जाएगा, और जब आप जीवन में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट या किसी साधना में जाएंगे तो भी आपको सिक्योरिटी फील होगी। तो ये है किस तरह से आपको चेक करना है। एक चीज़ आप और चेक कर सकते हैं कि चंद्र कुंडली का 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो लग्न कुंडली में अगर मेलेफिक्स के साथ बैठा है तो ये इनसिक्योरिटी बहुत लंबी चलने वाली है। जैसे केतु के साथ बैठा है ना, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, ये लंबी चलने वाली इनसिक्योरिटी, ये बहुत जल्दी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी, ऐसा भी ये दिखाता है। चलिए, तो 9th फ्रॉम मून समझ में आया। एक फनी बात बोलता हूँ, आप मुझे बताइएगा ये सच है या नहीं। आपने अपनी लग्न कुंडली उठानी है, उसमें देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, यहीं से 9th काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे 9 आया। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस हुआ है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाउस किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1st हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस इज समवन इन फैमिली, 3rd हाउस इज समवन योर सिबलिंग और कजन्स भी आते हैं, 4th इज मदर, 5th हाउस इज योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंडफादर ऑल्सो। आपका स्टूडेंट भी 5th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस में आपके एम्प्लॉयज़, आपके सर्वेंट्स, आपके मामा जी भी आते हैं। 7th हाउस इज स्पाउस एंड बिजनेस पार्टनर। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर इन लॉज। 9th हाउस आपके पिताजी हैं। 10th हाउस आपके पिताजी की फैमिली है, आपकी मदर इन लॉ हैं। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और आपके चाचा ताऊ ये लोग भी 11th हाउस हैं। 12th हाउस आपके दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं। तो आप देखिए, अपनी लगन कुंडली उठाइए और जरा लग्न कुंडली से ही, चंद्र कुंडली से नहीं देख पा रहे, लग्न कुंडली से जरा चेक करिए आपके चंद्रमा से 9th हाउस में कौन सा हाउस आ रहा है। क्या उस हाउस का जो रिलेटिव है उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो घर वर छोड़कर संन्यास लेने की बातें करने लग गया, या फिर वो सच में कुछ दिन घर छोड़कर भाग गया, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या फिर वो थोड़ा सा अलग थलग रहता है अपने घर में, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखता, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। ओके, ये जरा चेक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये फनी बात है ना, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं अपनी चंद्र कुंडली में, जो कि है 10th हाउस फ्रॉम योर मून। तो अब हम बात करेंगे आपके करियर की। 10th हाउस फ्रॉम लग्न तो हमने देखा कि करियर को बताता है, प्रमोशन को बताता है, स्टेटस को बताता है, लेकिन जो 10वां घर आपके चंद्रमा से काउंट कर कर आता है वो बताता है सोसाइटी आपको क्या काम करते हुए देखना चाहती है, सोसाइटी कब आपको नई जिम्मेदारियां देना चाहती है। ये वही हाउस है जो बताता है कि पैसा कब आएगा, ये वही हाउस है जो बताता है करियर कब चेंज होगा, जॉब कब बदलेगी। अब एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक आपको आजमाना है। हर प्लेनेट की एक उम्र होती है, एक एज होती है। जब वो अपना रिजल्ट देता है
मैं आपको एक एक करके सारे सबकी एज बताऊंगा। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सूर्य है 21 से 22 साल, चंद्रमा है 23 से 24 साल, शुक्र है आपके 25 से 26 साल, मंगल 27 और 28 साल है, बुध है आपका 29 से 30 साल है, जुपिटर आपकी 31 से 32 एज है, शनि आपकी 35 से 38 साल की उम्र है, केतु आपकी 39 से 42 की उम्र है और राहु आपकी 43 से 48 की उम्र है। ये स्क्रीन पर भी देख लिया। अभी सब रिलेट करेंगे, जो इसको सुनना है सब रिलेट करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि मून चार्ट की रीडिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले जाइए अपने चंद्र कुंडली पे, चंद्र कुंडली से 10वां घर चेक करिए। तो ये हो गया चंद्र कुंडली से 10वां घर, हमने एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया, ये हो गया 10वां घर हमारा। यहाँ पे राहु बैठे हैं और उसके मालिक 9 नंबर यानी कि देवगुरु बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अपना 10th हाउस आपने मून से देखा, जो भी प्लेनेट वहां पर बैठा है, और अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो जो भी उस हाउस का लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे राहु बैठा था और जुपिटर लॉर्ड है, तो दोनों प्लेनेट आ गए, राहु भी आ गया, जुपिटर भी आ गया। हो सकता है कि आपका कोई ना बैठा हो, सिर्फ लॉर्डशिप आप देखेंगे। फिर हो सकता है 5 प्लेनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं तो पांचों को देखना है और लॉर्डशिप को अलग से देखना है। ये प्लेनेट बताएंगे कि आपके करियर में चेंज कब आएगा, यस, और किस उम्र में आएगा। उम्र मैंने आपको बता दी है। अगर 10th हाउस खाली है तो लॉर्ड की एज देखेगा। अगर 2-3 प्लेनेट वहां पे इन्वॉल्व है तो 2-3 बार करियर में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। हर प्लेनेट की अपनी एज है और उस उम्र पे ये होने वाला है। अब एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया, इसी से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राहु बैठे हुए थे और जुपिटर इसके लॉर्ड थे। राहु की उम्र क्या बताई मैंने, राहु की एज क्या बताई मैंने आपको, राहु की एज मैंने बताई 43 से 48। बट ये पर्सन जिसका चार्ट मेरे पास है ये अभी 43 से 48 पहुंचा ही नहीं है, लेकिन 43 से 48 की एज में इसकी लाइफ में करियर को लेकर बहुत बड़ा शिफ्ट और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये नई चीजें शुरू करेगा, नई जगहों पर जाएगा। लेकिन जुपिटर भी इसका लॉर्ड है 10th हाउस का, तो मैं कह सकता हूं 31 और 32 साल की जो उम्र है ये इनके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेगी, इनके करियर में माइलस्टोन की तरह काम करेगी। कोई एक नया, कोई एक बड़ा शिफ्ट ये 31 और 32 की एज में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और जुपिटर है तो इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। अब वो क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, उसके लिए आपको D1 चार्ट में जुपिटर की पोजीशन देख लेनी चाहिए। बिजनेस से होगा क्योंकि 7th लॉर्ड है, 4th हाउस है तो घर से बिजनेस कर रहे होंगे, और वीनस के साथ बैठा है तो समथिंग अबाउट अकल्ट या ज्योतिष भी हो सकता है, और धर्म का बिजनेस या धर्म का काम करना भी, या स्पिरिचुअल जो बिजनेसेस होते हैं इनका ये भी इस तरह भी रुझान हो सकता है। और टीचिंग का प्रोफेशन, गाइडिंग का प्रोफेशन, या महिलाओं से रिलेटेड ज्वेलरी, वीनस के साथ है ना जुपिटर, तो वीनस से रिलेटेड भी हो सकता है। ये मैं आपको हिंट दे दिया है। अब आप में से जो भी कुंडली को देखना जानते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा हिंट है। अब आप ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मैं इस पर और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आगे चलकर कि जॉब चेंज कब होगी, किस दशा में होगी, अभी बता देता हूं। ऐसे चंद्रमा से 10वां घर देखा, उसका जो मालिक है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में जुपिटर है, आपके एग्जाम्पल में कोई और हो सकता है, उसकी जब जब दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, आप पाएंगे कि आपकी जॉब शिफ्ट हो रही, काम करने का तरीका बदल रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं। यस, ये तरीका, ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दो, मज़ेदार चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि जुपिटर इस व्यक्ति का लॉर्ड बन रहा था। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जुपिटर जो थे वो राहु के साथ, जो कि उनके एनिमी है, उसके साथ बैठ जाते, या मेलिफिक प्लेनेट और आ जाते यहाँ पे जो कि जुपिटर को वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं जुपिटर को। अब क्या होगा, अब डिले हो जाएगा। अब जो उम्र मैंने बताई है ना जुपिटर की 31-32 साल, उस साइकिल में तो नहीं होगा, सेकेंड साइकिल में होगा जाकर, ठीक है। जुपिटर की सेकेंड साइकिल होती है 72 से 74 साल की, ठीक है। अब आप कहोगे तो बहुत लेट हो गया, नहीं, 72 साल की उम्र में लोग यूएस के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, और उनके चार्ट में जाकर देखिएगा, सही यही सेम टेक्निक अप्लाई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो यस, हर प्लेनेट की एक सेकंड साइकिल होती है, तो अगर वो मेलिफिक के साथ D1 में बैठ गए हैं तो जब उनकी सेकंड साइकिल आएगी तो वो अपना रिजल्ट देंगे, डिले हो जाएगा, ओके। और अगर मेलिफिक्स के साथ नहीं बैठे हैं तो आपको वो इसी उम्र में, या जो एज मैंने बताई है, यहीं पर वो आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं इस पे कोई एक और मास्टर क्लास करने की भी आगे चलकर सोचूंगा, बट पहले मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट या जो भी ये इसको देख रहा है प्लीज अप्लाई करो, और कम से कम ये उम्र वाला तो जरूर अप्लाई करना अपने चार्ट पर, मुझे बताना हाउ एक्यूरेट दिस पॉइंट इज, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि आपको चीजें बिल्कुल ईजिली समझ में आ रही हैं, और फिर मैं इस पर एक डीप डाइव वीडियो, अगला ही पार्ट इस पर लेकर आ सकता हूँ। टिल देन सब्सक्राइब करके रखिए एस्ट्रो अरुण पंडित को। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।